Good morning, dear students. Our next topic in chapter and our environment is food chain. बेटा food chain क्या है? Series of organisms feeding on one another. जैसे आपका ग्रास है, ग्रास में आप गेहूं लोगे तो ये रैट ग्रास नहीं खाएगा, वो गेहूं खा लेगा उसके अंदर से। उसको रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया। तो ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो एक दूसरे पर डिपेंड है। मींस अगर गेहूं नहीं होगी तो रैट को फूड नहीं मिलेगा, या रैट नहीं होगी तो स्नेक को खाना नहीं मिलेगा। इस तरीके से सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है दैट फीड ऑन वन अनदर। दिस इज कॉल्ड फूड चेन। देयर इज फूड वेब आल्सो। हियर यू कैन सी grass is eaten by grasshopper and grasshopper is eaten by frog. Then frog is eaten by snake. Means there is not a straight line. There is a web. एक जाल बना हुआ है कि एक ऑर्गेनिज्म को जरूरी नहीं है कि एक दूसरा एक ही खाएगा, उसको और भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से नेटवर्क बन जाता है। जैसे ग्रास को डियर खाता है, डियर को लॉयन खाता है, और बाद में जब लॉयन अगर मर जाते हैं उनको हॉक या डिकम्पोजर्स खा जाते हैं जो उसको वापस सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं फिर। अच्छा, इन सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रॉफिक लेवल होते हैं। इधर लिखा व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल। ये जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे को खा रहे हैं तो इसके वेरियस लेवल होते हैं, तो उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। हे प्रोड्यूसर्स आर द ग्रास, ये ऑटोट्रॉफ है। मीन्स प्रोड्यूसर्स कौन है? ग्रास, इसको हम ऑटोट्रॉफ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? हेटेरोट्रॉफ। और हर्बीवोरस हम इधर कह सकते हैं। हेटेरोट्रॉफ तो सभी आ गए आपके, इधर हम हर्बीवोरस कह सकते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। अब हर्बीवोरस से कौन खाता है? कार्निवोरस। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएंगे? स्मॉल कार्निवोरस। अगर मैं चलो अभी रैट वगैरह ना लूँ, इधर सीधा ये हो गया ऑटोट्रॉफ, इधर इसको कर देते, ये हो गया ऑटोट्रॉफ। फिर आगे हर्बीवोरस, क्योंकि ऑटोट्रॉफ को किसने खाया? हर्बीवोरस ने। हर्बीवोरस को किसने खाया? कार्निवोरस ने। अब टर्शियरी कार्निवोरस जो, उसको भी तो उसने खाया, तो इसका स्मॉल कार्निवोरस है, इसे स्मॉल कार्निवोरस कह देते हैं, इसको बिग कार्निवोरस कह देते हैं। क्योंकि ये तो कंज्यूमर, हम इनको कंज्यूमर कह रहे हैं ना। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर कौन हुए? ऑटोट्रॉफ मीन्स प्लांट्स हुए। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुए? हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस कौन हुए? जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। हर्बीवोरस से कौन खाता है? स्मॉल कार्निवोरस। स्मॉल कार्निवोरस से कौन खाता है? बिग कार्निवोरस। तो वेरियस लेवल ऑफ द फूड चेन को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। देन कम्स 1% लॉ। 1% लॉ क्या होता है बेटा? जैसा सन की एनर्जी ग्रास के ऊपर आ रही है, सन से ग्रास अपना खाना बना रहे हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ है जो अपना खाना बना रहे हैं। जितनी एनर्जी सन से ग्रास के ऊपर आती है, ग्रास अपने पास सिर्फ उसमें से 1% एनर्जी रखता है, और रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है। मीन्स अपनी एक्टिविटीज़ करने के बाद जितनी एनर्जी लॉस होगी, लॉस होने के बाद जो उसके पास स्टोर रहती है ग्रास के अंदर, दैट इज ओनली 1%। दिस इज कॉल्ड 1% लॉ। मीन्स प्लांट्स के पास सिर्फ 1% एनर्जी रहती है। दे कीप ओनली 1% ऑफ द एनर्जी फॉलिंग ऑन देम। सपोज इधर से अगर सन से आपके पास 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी आ रही है, तो ग्रास के पास रहेगी 1% ऑफ 10,000, विच इज इक्वल टू 1/100 इंटू 10,000, दैट इज 100 जूल। मीन्स ग्रास के पास कितनी एनर्जी है? 100 जूल। देन कम्स द 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है कि ग्रास को हर्बीवोरस ने खाया, मीन्स ग्रास इज ईटन बाय द हर्बीवोरस, the energy present in the plant
दैट इज ईटन बाय द हर्बीवोरस, मीन्स जो हर्बीवोरस ने जो फूड खाया प्लांट से, इट विल कीप ओनली 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल इन द प्लांट। प्लांट के अंदर जितनी एनर्जी अवेलेबल थी उतनी ही इसके पास स्टोर रहेगी। इट विल स्टोर ओनली 10% ऑफ द एनर्जी दैट वाज अवेलेबल इन द फूड। रेस्ट ऑफ द एनर्जी is used in the metabolic activities which takes place in its body, and rest of the energy is lost in the form of heat. तो इसके पास स्टोर कितनी रहेगी? ओनली 10%। सपोज इसी में चलें, प्लांट को खाया, सपोज डियर ने खा लिया, अब डियर के पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? तो वो आएगी 10%। तो 10%, इधर 10% रूल चलेगा ग्रास से डियर की ओर। 10% ऑफ ग्रास के पास कितनी थी? 100 जूल। तो कितनी आ गई? 10/100 इंटू 100, 10 जूल। मीन्स डियर के पास स्टोर्ड एनर्जी कितनी है? 10 जूल है। अब डियर को अगर लॉयन ने खाया तो लॉयन के पास फिर से 10 जूल का 10% रहेगी। ओके, नाउ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 स्टेप्स ओनली। आप देख रहे हो 3 to 4 स्टेप्स है, 5 हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते। क्यों? बिकॉज आप देख रहे हो एनर्जी जो स्टोर्ड है इनके अंदर वो रिड्यूस हो रही है। एनर्जी की जो उनके पास रहती है वो कम होती जा रही है, इसीलिए उसके बाद क्या होता है, लास्ट में एनर्जी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। सो द फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 स्टेप्स ओनली। प्रोड्यूसर्स आपने देखा होगा बॉटम में है। क्यों? बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर लार्ज इन नंबर। आप अपने संसार में देखो, पूरे अपने आसपास देखो, प्लांट्स ज़्यादा दिखेंगे, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये स्ट्रेंथ आपकी कम होती जाएगी। दैट इज वाई प्रोड्यूसर्स आर एट द बॉटम। एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एनर्जी का फ्लो इधर से इधर आता है, बैक में नहीं आता। बिकॉज द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन, या जो ग्रास को सन से एनर्जी मिलती है, कैन नॉट बी रिवर्ट बैक। सन एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सूरज से एनर्जी नीचे आ सकते हैं लेकिन हम वापस सन को नहीं दे सकते। तो प्लांट से जो एनर्जी है वी कैन नॉट गिव इट बैक टू द सन। सो द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। नाउ नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। What is biological magnification? Increase in concentration of the harmful substances at each trophic level increases. हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर हार्मफुल सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती रहती है बेटा। दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सपोज एक्वेटिक एनिमल्स हैं वाटर के अंदर, आप लोगों ने फैक्ट्री से कोई केमिकल रिलीज कर दिया, वो केमिकल एल्गा वगैरह में जाएगा, जो काई वगैरह लगती है पानी के अंदर, उनको स्मॉल फिश या और कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स खाएंगे। स्मॉल फिश सपोज खा लेगी, उसको बिग फिश खाएगी, और बिग फिश को कौन खाएगा? ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन जो है ना सबसे ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होती है एट ईच ट्रॉफिक लेवल। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। Next topic and the last topic of the chapter is ozone now. What is ozone? Beta, it is a molecule formed by 3 atoms of oxygen. Its chemical formula is O3. आप देख सकते हो इधर। ओजोन क्या है? एक लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेजेंट है बेटा। वो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। जो यूवी रेडिएशन सन की आती है उनको वो ब्लॉक कर देती है कि वो नीचे तक ना आए। तो वैसे ये हाईली डेडली पॉइजन है, पॉइजन का काम करती है। तो इसका फॉर्मूला O3 है, आपको याद करना है ये वाला। अब ये ओजोन बनती कैसे है?
हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर ये बनती कैसे है। इन द फर्स्ट स्टेप, यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन split oxygen molecule into oxygen atom. You can see here O2 is a molecule and single O is an atom. These two are atoms of oxygen. Single atom means single oxygen is atom. Now this single oxygen combined with molecule of oxygen means one atom of oxygen combined with one molecule of oxygen gives ozone. So this is how the ozone is formed. Now what are the harmful effect of ozone depletion? Before this, what is ozone depletion? Ozone depletion means the layer of ozone is becoming thin. Its width is decreasing. Ozone की जो layer है उसकी जो width है वो decrease हो रही है. This decrease of the layer of ozone is called ozone depletion. What will be its harmful effect? Number 1, it will cause skin cancer. Means ozone skin cancer नहीं cause करेगी. When UV radiations passes through the ozone, they comes on the surface of the earth. जब UV radiations ozone से क्रॉस करके नीचे आएंगी तो उससे क्या होगा, हमें स्किन कैंसर हो जाएगा. इट मीन्स ओजोन डिप्लीशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या है? स्किन कैंसर ड्यू टू यूवी रेडिएशन. मीन्स यूवी रेडिएशंस नीचे आ जाएंगी जिससे कारण आपको स्किन कैंसर हो सकता है. नंबर 2, रिटार्डेशन इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगा. एंड लास्ट, people may suffer from cataract. Cataract is a eye related disease in which the lens become opaque. उसमें लेंस आपका ओपेक हो जाता है, वो कैटरेक्ट होती है. तो ये आई का डिफेक्ट है. तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर ओजोन डिप्लीशन हो सकती है तो हो जाती है. तो मेजर्स टू प्रोटेक्ट ओजोन. अब इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या स्टेप लिए गए? 1987 में UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंडर फोर्स किया गया इंडस्ट्रीज को टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ CFC, कि CFC की प्रोडक्शन को फ्रीज किया जाए या रिड्यूस किया जाए उस वक्त. बिकॉज CFC जो है मेन कॉज है ओजोन डिप्लीशन का. वो CFC कहाँ यूज़ होता है? आपके फ्रिज में, आपके AC में आजकल मैक्सिमम यूज़ होता है. लेकिन फिर बाद में एक और यूज कहा गया कि यूज़ PFC इन प्लेस ऑफ CFC. मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह PFC का यूज़ किया जाए.